वीर दी एम्परर CH3 कार्लोवेनिया एकेडमी में प्रवेश के लिए नामांकन। आप सच में ताकतवर हो। आपने तो लोहे के समान मजबूत लकड़ी को इस हद तक नुकसान पहुंचा दिया है। हालांकि आप जिस तरह से प्रशिक्षण कर रहे हैं, इसमें आपके घावों को भरने के लिए आयरन थ्रेड ग्रास पर्याप्त नहीं होगी। अगर आप ऐसा करते रहे तो आप हाथों से अपंग हो जाएंगे। वीर ने कुछ नहीं कहा। फाइटिंग वे स्वर्ग के खिलाफ एक निरंतर संघर्ष है। उसकी ग्रेड 3 फाइटिंग प्रतिभा को देखते हुए एनर्जी कंडेंसेशन जैसे छठे चरण को प्राप्त करना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। अगर वह युवा होने पर अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं देगा तो उसके द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। एक बार जब वह अपना बेस्ट दे देता है तो निश्चित रूप से आंतरिक चोटों के कारण उसके अपंग होने की संभावना रहेगी। लेकिन ऐसा होने से पहले उसे सफलता मिलने की भी संभावना थी। और एक बार जब वह सफलतापूर्वक एनर्जी कंडेंसेशन चरण में प्रवेश कर लेगा तो वह प्रकृति की शुद्ध ऊर्जा के प्रयोग से अपने शरीर को बहुत मजबूत कर सकता है, जिससे उसकी आंतरिक चोटें खत्म हो जाएंगी। वीर के लिए यह एक महान फाइटिंग मास्टर बनने और अपने अस्तित्व को बनाए रखने की लड़ाई है, जो उसे किसी भी हाल में जीतनी होगी। नितिन ने एक आह भरी और अपनी जेब से एक बंडल निकाला। उसने बंडल को धीरे धीरे खोला और कहा, भाई वीर, यह ले लो। वीर ने पलटकर देखा और कपड़े के बंडल पर एक खूनी लाल रंग का रूलिया पड़ा हुआ देखकर चौंक गया। इसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि रक्त रूलिया की यह किस्म कम से कम 100 साल पुरानी है। यह घावों को ठीक करने और रक्त को पोषण देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली उच्च श्रेणी की दवा है। एक बार के उपयोग के लिए इसका केवल एक पतला टुकड़ा पर्याप्त है। इसके अलावा इस रक्त रूलिया के शक्तिशाली उपचार गुण बहुत कोमल हैं। इस रक्त रूलिया की कीमत कम से कम 100 से 50 स्वर्ण लियांग होती है, जो वीर के परिवार की वार्षिक आय के बराबर है। वीर ने अपना सिर हिलाया। मैं इस रक्त रूलिया को स्वीकार नहीं कर सकता। भले ही वे करीबी भाई हैं, लेकिन यह रक्त रूलिया बहुत महंगा है। माही परिवार के भीतर नितिन की स्थिति नीची ही है। भले ही वीर की तुलना में उनके परिवार की स्थिति बहुत बेहतर है, फिर भी उनकी आय का उपयोग अगर नितिन के फाइटिंग प्रशिक्षण के अलावा वीर के फाइटिंग प्रशिक्षण के लिए किया जाता है तो यह उसके परिवार के लिए बहुत कठिन होगा। नितिन ने जबरन रक्त रूलिया को वीर की ओर उछाल दिया और कहा, मैंने यह रक्त रूलिया तुम्हारे लिए खरीदा है। तुम जानते हो मैं तुम्हारी तरह प्रशिक्षण नहीं करता हूं, जिसके कारण मुझे इतनी चोट लगे। मेरे शरीर की चोटें एक फार्ट निकालने से अधिक कुछ नहीं हैं। मेरे लिए इसका उपयोग करना बेकार होगा। यदि तुम मना कर देते हो तो मुझे इसे बहुत कम कीमत पर पुनः बेचना पड़ेगा। मुझे अपने जीवन से बहुत अधिक उम्मीद नहीं है। मैं बस लिन परिवार के प्रत्यक्ष वंशज के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहता हूं। जब तक मैं इस पद को नहीं खो देता, तब तक मेरी अगली पीढ़ी भी लिन परिवार में सफलतापूर्वक अपना स्थान बनाए रख सकती है। मेरे लिए यही काफी है। वीर ने ब्लड रक्त रूलिया को रखने से पहले एक पल के लिए चुप रहा। फिर उसने कहा, शुक्रिया, मैं इस ब्लड रूलिया को स्वीकार करूंगा। लेकिन इस रूलिया की खातिर मुझे एनर्जी कंडेंसेशन स्टेज को फोड़ना ही होगा। हाँ, अब यह और भी अच्छा है। न केवल आपको एनर्जी कंडेंसेशन स्टेज को फोड़ना चाहिए, बल्कि आपको उस कमीने सिकारा को भी सबक सिखाना होगा। वह कमीना लंबे समय से आंखों में खटक रहा है। सिकारा हो। वीर ने हल्की सांस ली। सिकारा को पहले ही कार्लोवेनिया एकेडमी में उसके परिवार द्वारा भर्ती कराया जा चुका है।
इसके अलावा सिकारा वर्तमान में स्वर्गीय निवास हेवनली पैलेस कार्लोवेनिया एकेडमी में शिष्यों के रहने की जगह के भीतर उच्च रैंक वाले शिष्यों में से एक है। उसकी ताकत फिजिकल ट्रेनिंग के तीसरे चरण के शिखर पर पहुंच गई है। फिर भी वीर ने सिकारा को हराना अपना उद्देश्य बना लिया था। यह निर्णय उसने रवीना के कारण नहीं लिया था, बल्कि फाइटिंग वे के चयन के कारण लिया था। इस मार्ग के लिए उसे एक के बाद एक पहाड़ के शिखर पर पहुंचना था और एक के बाद एक दहलीज पार करनी थी। सिकारा से जीतने वाला पहला व्यक्ति होना उसे एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने में मदद करेगा। ग्रेट माउंटेन चिनूक के तल पर 10 किलोमीटर तक फैली इमारतों का एक क्षेत्र है, जो कार्लोवेनिया एकेडमी और ब्लू स्काई एकेडमी के संचालन का क्षेत्र है। और आज यहां उन लोगों के लिए पंजीकरण का दिन है जो कार्लोवेनिया एकेडमी की प्रवेश परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं। कार्लोवेनिया एकेडमी के सामने स्थित मैदान में भीड़ जमा थी। हालांकि वीर और नितिन ने जानबूझकर देर से आने का फैसला किया था, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने आवेदकों की संख्या को कम आंक लिया था। सभी भी आवेदक 3 पंक्तियों में खड़े थे, जिनमें से प्रत्येक पंक्ति कई मीटर लंबी थी। मौजूदा कतार को देखते हुए पंजीकरण के पूरे होने में लगभग 1 घंटा लग सकता था। हमें इंतजार करना होगा, नितिन ने एक आह भरी और असहाय होकर लाइन में खड़ा हो गया। वीर ने अपना सिर हिलाया। अरे, वहां बहुत कम लोग हैं। नितिन ने पास के एक छोटे से गेट की ओर इशारा किया। वहां सिर्फ कुछ लोग थे। इसके अलावा जमीन पर लाल कालीन भी बिछा हुआ था। वह जगह रईसों के लिए आरक्षित है। वीर ने साइन पर लिखा देखा। चूंकि कार्लोवेनिया एकेडमी ब्लू स्काई किंगडम के मैदानों, इमारतों और संसाधनों से बनाया गया था, इसलिए उनके 12 राज्य के उच्च वर्गों को कुछ सम्मान देना स्वाभाविक था। वास्तव में एकेडमी के कई मामलों का प्रबंधन कुलीन वर्गों के लोगों के हाथ में आ जाता है। इसका एक उदाहरण यह है कि शायद आज भी प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण का कार्य कुलीन वर्ग के लोगों की देखरेख में किया जाएगा। लानत है, नितिन ने असंतोष में बड़बड़ाया। कुलीनता एक ऐसी चीज थी जिसे या तो शाही परिवार ही दे सकता था या ये विरासत में मिल सकती थी। भले ही लिन परिवार एक अमीर परिवार है, लेकिन यह एक कुलीन परिवार नहीं है। नितिन खुद को सांत्वना देते हुए रईसों को कोस रहा था। तभी कुलीन परिवारों की पालकियों में से एक का दरवाजा खुला, जिससे 2 युवा पुरुष बाहर निकले। उनमें से एक ने नीले कपड़े पहने हुए थे और उसकी कमर में एक लंबी तलवार बंधी हुई थी। उसके बाल सुनहरे रंग के कपड़े से बंधे हुए थे और वह दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था। इस आदमी की शक्ल देखकर वीर के माथे पर धारियां पड़ गए। यह कोई और नहीं बल्कि सिकारा था। मानी परिवार की बेटी रवीना ने शाही परिवार में शादी करने का फैसला किया था और वह सबसे बड़े राजकुमार सिकारा की पसंदीदा लड़कियों में से एक बन गई थी। शाही परिवार के सबसे बड़े राजकुमार की दामाद के रूप में स्थिति के साथ मानी परिवार ग्रीन सिटी के भीतर उच्च परिवारों में से एक बन गया। इसके अलावा उन्हें कुलीनता का पद भी दिया गया, जिससे सिकारा को रवीना के साथ कार्लोवेनिया एकेडमी में प्रवेश करने की अनुमति मिली। लानत है, हम एक घृणित व्यक्ति से मिल रहे हैं, नितिन ने दुखी होकर कहा। सिकारा दूसरे युवक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी ओर चला रहा था। बाहर इंतजार कर रहे कुछ अन्य रईस भी उन दोनों का पीछे चलने लगे। ऐसा प्रतीत होता है कि सिकारा दूसरे युवक को पंजीकरण के लिए ला रहा था। वे दोनों आगे बढ़ते रहे। इस समय मुश्किल था कि वीर और सिकारा एक दूसरे से टकराएं। अपनी वर्तमान स्थिति और ताकत के साथ यह संभव था कि अगर वे एक दूसरे से टकराते तो वीर को बहुत नुकसान होता। लेकिन वीर ने भागने का फैसला नहीं किया और इसके बजाय सिकारा के पास आते ही शांत तरीके से आगे देखा।
वीर और नितिन को देखकर सिकारा की गति धीमी हो गई। उसकी पहली प्रतिक्रिया आश्चर्य की थी। उसके बाद उसने भौहें सिकोड़ लीं। वीर को देखकर उसे असहज महसूस हुआ। हालांकि उसने रवीना को तो प्राप्त कर लिया था, लेकिन अपनी शादी से पहले वह किसी भी तरह की परेशानी नहीं चाहता था। स्पष्ट रूप से वीर अभी भी रवीना के दिल में मौजूद है। वह अपने इस अपराध की भावनाओं का जिक्र नहीं कर सकती है। उसने सिकारा को केवल इसलिए चुना था क्योंकि वह कार्लोवेनिया एकेडमी में प्रवेश लेना चाहती थी। सिकारा इस तथ्य को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसकी भावी पत्नी का दिल किसी दूसरे पुरुष की हथेलियों में है। तुम्हारा नाम वीर है ना? कितनी लज्जा की बात है, तुम हमारे पीछे पीछे यहां तक आ गए। तुम फिजिकल ट्रेनिंग में प्रथम चरण पर होने के बावजूद कार्लोवेनिया एकेडमी में प्रवेश करने के लिए परीक्षा देना चाहते हो। सिकारा के शब्दों के पीछे का अर्थ स्पष्ट था। वह वीर को कार्लोवेनिया एकेडमी में कभी प्रवेश नहीं करने देना चाहता था। भले ही वीर की ताकत उसके लिए कोई खतरा नहीं थी, लेकिन कार्लोवेनिया एकेडमी के भीतर वीर की उपस्थिति रवीना के लिए वीर को भूलना असंभव बना देगी। मैं टेस्ट पास कर पाऊं या नहीं, यह मेरी अपनी समस्या है। मैं किसी के पीछे यहां तक नहीं आया हूं। मैं फाइटिंग वे का चयन करने के कारण यहां आया हूं। फाइटिंग वे? तुम जैसे सामान्य से कुछ ऊपर के व्यक्ति ने फाइटिंग वे का चयन करने के शब्दों का उच्चारण करने की हिम्मत कैसे की? ऐसा कहने के बाद सिकारा की उंगली से हल्की आवाज निकली। उसके बाद उसने अपनी लंबी तलवार म्यान से बाहर निकाल ली। सिकारा ने तलवार को जोर से पकड़ा और हवा में वार किया, जिससे तलवार का एक स्लैश अटैक निकला और हवा को चीरने जैसी आवाज आई। यह स्लैश अटैक एक ओर चला गया, जिसने पास के एक पेड़ की आधी शाखाओं को सीधे काट दिया। पुसुसु की आवाजें सुनी जा सकती थीं क्योंकि बहुत सारी शाखाएं और पत्तियां जमीन पर गिर रही थीं। आसपास के सभी लोग आंखें फाड़कर इन लोगों को घूर रहे थे। उनमें से ज्यादातर सिकारा की उम्र के ही थे और उनसे ज्यादा छोटे नहीं थे। हालांकि फाइटिंग वे में सिकारा की उपलब्धि ने उन्हें पहले ही बहुत पीछे छोड़ दिया था। सिकारा के द्वारा तलवार से वार करने का कारण वीर को डरना और उसे उन दोनों के बीच का अंतर दिखाना था। मेरे पास ग्रेड 4 फाइटिंग टैलेंट है। मैंने 12 साल की उम्र से ही फाइटिंग आर्ट की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी और फाइटिंग वे का अनुसरण करते हुए मैंने अनगिनत औषधीय गोलियां खाईं और अब मैं कार्लोवेनिया एकेडमी के भीतर हेवनली पैलेस के स्वार्ड सैक्ट में प्रवेश कर चुका हूं। मैं वर्तमान में फिजिकल ट्रेनिंग के तीसरे चरण के शिखर पर हूं। फिर भी तुम जैसे किसी व्यक्ति ने मेरे सामने फाइटिंग वे के बारे में बात करने की हिम्मत की, जो फिजिकल ट्रेनिंग में मात्र प्रथम चरण पर है। सिकारा के बोलने का तरीका इतना अहंकारी था कि नितिन क्रोधित हो गया। मिस्टर सिकारा, तुम तो हमसे 2 साल बड़े हो। तुम किस बात पर घमंड कर रहे हो? अगर हमारी उम्र उलट दी जाए तो मेरे जैसा सीनियर तुम्हें एक हाथ से ही फेंक देगा। सिकारा ने भौहें सिकोड़ी और नितिन की ओर देखने लगा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके शरीर के भीतर की स्पिरिचुअल पावर बाहर की ओर फूट पड़ी और उसने पूछा, तुम कौन हो? सिकारा ने अपनी शक्तियों से नितिन पर दबाव डाला, जिससे नितिन के शब्द उसके गले में अटक गए। उसने एक कदम पीछे हटकर अपनी लार निगली और बोलने से पहले अपना सीना थपथपाया। इस यंग मास्टर का नाम नितिन है। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि मैं माही परिवार का एक सदस्य हूं। नितिन? हाँ, माही परिवार के वे लोग जो मुझसे बात करने की योग्यता रखते हैं। तुम उनमें से तो नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जैसे लो ग्रेड के लोगों में मुझसे बात करने की योग्यता है? इसमें तुम भी शामिल हो, वीर। अगर रवीना न होती तो तुम मुझसे बात करने की योग्यता भी नहीं रखते। मैं तुम्हें यह सलाह दूंगा, एक आदमी को अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए।
तुम रवीना की बराबरी नहीं कर सकते हो। ग्रेड 3 फाइटिंग टैलेंट वाली अच्छी शक्ल सूरत और व्यवहार वाली महिला ग्रीन सिटी में बहुत कम मिलती हैं। उनमें से ज्यादातर महान परिवारों में ही दिखाई देती हैं। हालांकि महान परिवारों के बीच हितों के टकराव को देखते हुए वे अपनी प्रतिभाशाली महिलाओं की शादी दूसरे परिवारों में नहीं होने देते, जिससे उनके प्रतिद्वंद्वियों की वंशावली मजबूत न हो। इस प्रकार ज्यादातर महान परिवार अनुरोध करते हैं कि पुरुष पक्ष उनके परिवार में शादी करे। यही कारण है कि सिकारा ने ऐसा कहा था। 1000 सोने के लिए अंग। आज के बाद मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। सिकारा ने अपनी आस्तीन से नोटों का ढेर निकालते हुए कहा। आसपास के लोग अवाक रह गए। 1000 गोल्ड लियांग एक बहुत बड़ी रकम है, जो फिजिकल ट्रेनिंग प्रारंभिक चरणों में फाइटिंग आर्ट का अनुसरण करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए 3 साल तक के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक उच्च श्रेणी की जड़ी बूटियां खरीदने के लिए पर्याप्त है। 1000 गोल्ड लियांग। क्या तुम हमें भिखारी समझते हो? नितिन ने सोने के नोटों के ढेर को पीछे धकेल दिया। सच कहा जाए तो वह बस एक बहादुरी का दिखावा कर रहा था। उसके लिए भी 1000 गोल्ड लियांग एक बहुत बड़ी रकम है। सिकारा ने अपने हाथों को हिलाया, जिससे बने एक शक्तिशाली प्रेशर ने नितिन को दूर धकेल दिया। सिकारा ने वीर को ठंडे अंदाज में देखा और उसके जवाब का इंतजार करने लगा। वीर ने धीमी लेकिन शक्तिशाली आवाज में बोलने से पहले एक गहरी सांस ली। सिकारा, प्रतिभा के मामले में मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, तथा परिवार के समर्थन के मामले में तो मैं और भी कम हूं। हालांकि फाइटिंग आर्ट की कल्टीवेशन केवल प्रतिभा और धन पर निर्भर नहीं करती है, एक और भी महत्वपूर्ण कारक है। वह है एक फाइटिंग वे का अनुसरण करने वाले व्यक्ति का दिल। तुम फाइटिंग आर्ट की ट्रेनिंग धन, पद और घमंड के लिए कर रहे हैं, और मैं फाइटिंग आर्ट की साधना फाइटिंग मार्ग का अनुसरण करके इसके उच्च शिखर पर पहुंचने और दूसरों की मदद करने के लिए कर रहा हूं। फाइटिंग मार्ग अपने आप को उच्च दिखाने वाले लोगों के लिए नहीं है, और यह पैसे वाले लोगों के लिए भी नहीं है। यह उन लोगों के लिए है जिनका दिल फाइटिंग आर्ट के लिए धड़कता है। एक ऐसा दिन भी आएगा जब मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा। जैसे ही वह अपने वाक्य के अंत में पहुंचा, उसने प्रत्येक शब्द को जोर से और स्पष्ट आवाज में बोला। आसपास खड़े सभी लोग स्पष्ट रूप से समझ सकते थे कि उसने क्या कहा था। एक ग्रेड 3 की प्रतिभा वाला व्यक्ति एक ग्रेड 4 की प्रतिभा वाले व्यक्ति का पीछा करना चाहता था। इसके अलावा उन दोनों के बीच पारिवारिक मामले में भी बहुत बड़ा अंतर था। वीर के शब्दों को सुनकर सिकारा कुछ क्षण के लिए शांत खड़ा रह गया और फिर हंस पड़ा। अच्छा है, वाकई बहुत अच्छा है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। यह कहने के बाद सिकारा ने सोने के नोटों का ढेर अपने पास रख लिया और सी ध्वनि के साथ अपनी लंबी तलवार म्यान में वापस रख ली। सिकारा ने वीर को एक गहरी नजर से देखा और फिर मुंह फेर लिया और वहां से चला गया। CH4 नए निवास की तलाश। जब वे दोनों कार्लोवेनिया एकेडमी में प्रवेश नामांकन के पंजीयन के बाद सड़क पर चल रहे थे, तब नितिन ने जोश के साथ कहा, भाई वीर, उस समय तुम वाकई बहुत दबंग लग रहे थे। वीर चुप रहा। उसने जो बातें उस समय कही थीं, वे सच में शानदार और बहुत प्रभावशाली थीं। हालांकि उसके लिए सिकारा से आगे निकलना बेहद मुश्किल है। उसे इसके लिए बहुत अधिक मेहनत करनी होगी। उसे कड़ी मेहनत या कष्टों का कोई डर नहीं है, लेकिन शरीर की आंतरिक चोटें उसके रास्ते का कांटा थी। उन चोटों को ठीक करने के लिए जड़ी बूटियों की जरूरत थी, और वे औषधियां सच में बहुत महंगी थीं। नितिन ने अनुमान लगाया कि वीर क्या सोच रहा है और उसने कहा, भाई वीर, आपको बस कड़ी मेहनत करने की जरूरत है।
जहां तक पैसे की बात है, मैं आपके लिए इसका इंतजाम कर दूंगा। बस निश्चिंत रहें, भले ही मेरे माही परिवार में मेरा स्थान उच्च नहीं है, फिर भी यह बहुत अधिक नीचा भी नहीं है। कुछ 100 टोका सिक्के निकालना मेरे लिए ज्यादा कठिन नहीं है। वीर ने अचानक रुक गया और नितिन की ओर मुड़ा। जीवन में कई अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन जरूरत के समय मदद करने वाले कुछ ही होते हैं। भाइयों के बीच धन्यवाद कहना गलत होगा। फिर भी वीर ने रुककर गंभीर स्वर में कहा, जियाउडोंग धन्यवाद, लेकिन तुम मेरे लिए इतना सब करना बंद कर दो। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है। मैं जीवन में बहुत कुछ करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। कार्लोवेनिया एकेडमी के लिए प्रवेश परीक्षा देना बस मेरे पिता की प्रतिष्ठा की रक्षा करने का एक तरीका है। भाई वीर, मैं तुम पर दांव लगा रहा हूं। भविष्य में जब तुम फाइटिंग आर्ट में मास्टर बन जाओगे, तो तुम्हें मेरी थोड़ी मदद करनी होगी। हाँ हाँ हाँ। वीर ने दिल खोलकर मुस्कुराया और हंसा। हाँ, तुम्हारे जैसे भाई के साथ मैं निश्चित रूप से फाइटिंग वे पर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद वीर और नितिन अपने अपने निवास की हो जाने लगे तथा एक दूसरे को हल्की मुस्कान देते हुए अलग हो गए। जब तक वीर अपने निवास स्थान पर लौटा, तब तक शाम हो चुकी थी। उसने पहले ही एक कमरा किराए पर ले लिया था। हर बार जिस दिन से कार्लोवेनिया एकेडमी में प्रवेश मूल्यांकन के लिए पंजीकरण शुरू किया जाता है, उसी दिन से लेकर उसके मूल्यांकन के दिन तक ब्लू स्काई सिटी के सभी आवास पूरी तरह भर जाते हैं। किराए की दरें निस्संदेह बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कोई भी आवेदक एकेडमी के पास एक कमरा किराए पर लेना पसंद करता है, जिससे उसे समय की कोई परेशानी न हो। स्वाभाविक रूप से बाद में कमरा लेना उसके लिए एक सस्ता विकल्प नहीं था। वीर ने बहुत ही साधारण कमरा किराए पर लिया था, जो 10 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला है। जैसे ही वह बिस्तर पर बैठकर अपनी एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए ध्यान लगाना शुरू करने वाला था, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। वीर ने जब दरवाजा खोला तो उसने मकान मालकिन को वहां खड़े देखा। मकान मालकिन लगभग 50 साल की महिला थी, जिसका शरीर थोड़ा मोटा था। मकान मालकिन का चेहरा आमतौर पर कठोर और गुस्से से भरा हुआ होता था, लेकिन आज वह एक सुखद मुस्कान दिखा रही थी, जिससे वीर को लगा कि कुछ गड़बड़ है। मिसेज शाह, क्या बात है? उफ, मुझे खेद है छोटे साथी, लेकिन क्या आप इस कमरे को खाली कर सकते हैं? नहीं, वीर ने भौहें सिकोड़ी। क्यों? कहे, माफ करें, लेकिन अब मैंने यह कमरा किराए पर ले लिया है। एक कर्कश आवाज वाले पुरुष ने बीच में टोकते हुए कहा। वीर ने दूसरी ओर देखा और पाया कि सीढ़ियों से एक आदमी ऊपर आ रहा है, जिसके कान बंदर जैसे बड़े थे। वह आदमी एक चंचल अंदाज में मुस्कुरा रहा था। वीर ने उसे देखा तो पता चला कि वह सिकारा और दूसरे युवक के पीछे पीछे आने वाले व्यक्तियों में से एक था। ऐसा लग रहा था कि वह दूसरे युवक का असिस्टेंट है। जब सिकारा और वीर के बीच बात हो रही थी, तब वह दूसरा युवक चुप खड़ा था और वीर और नितिन को तिरस्कार की नजरों के साथ देख रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह दूसरा युवक वर्तमान में वीर के लिए समस्याएं पैदा करने के लिए अपने असिस्टेंट को भेजकर सिकारा की नजरों में वफादार बनने की कोशिश कर रहा था। उस व्यक्ति को बस इतना करना था कि वह वीर के पास मौजूद किराए के पैसे से कई गुना ज्यादा किराया दे और मकान मालकिन आसानी से उसे बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाएगी। वर्तमान में कार्लोवेनिया एकेडमी अपना पंजीकरण कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिससे रहने की जगह कम पड़ रही है। किराए पर दूसरी जगह ढूंढना के लिए कहना जितना आसान था, करना उतना कठिन था। लेकिन अगर वह ऐसा करता भी, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि यह असिस्टेंट उसके लिए फिर से समस्याएं पैदा नहीं करेगा। वीर का चेहरा भारी हो गया
और उसने मकान मालकिन को ठंडी निगाहों से देखा। उस समय हम इस बात के लिए सहमत हुए थे कि मैं 5 महीने के लिए किराए पर रहूंगा। मैंने आपको 5 महीने का किराया भी एडवांस में दे दिया है। अब से भी समय सीमा तक 3 महीने और शेष बचे हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं अभी चला जाऊं? मकान मालकिन ने माफी मांगते हुए मुस्कुराई। मुझे पता है छोटे साथी, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं 3 महीने का किराया तुम्हें वापस न करूं? इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मुझे 3 महीने का किराया लौटा देंगी? सच में आपका दिमाग तो बहुत ही हिसाब किताब वाला है। वीर का गुस्सा उगलने लगा था। अगर यह मकान मालकिन दूसरे व्यक्ति के दबाव के कारण उसे बाहर निकालने के लिए मजबूर होती तो वीर बिना कुछ कहे चला जाता। लेकिन वह तो लालच में आकर ऐसा कर रही है, जिससे वीर क्रोधित हो गया। अरे तुम क्या सोच रहे हो? उस समय हमने केवल इस बारे में बात ही की थी और किसी भी चीज पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। यह कमरा मेरा है। मैं इसे किसी को भी किराए पर दूं, यह मेरी मर्जी है। ब्लू स्काई सिटी का ब्लू स्काई किंगडम की राजधानी के रूप में होना यहाँ के सभी संपत्ति धारकों में श्रेष्ठता की भावना को उत्पन्न करता है। उनके लिए बाहर से आने वाले सभी लोग देहाती हैं। वे उनसे तिरस्कार के स्वर में बात करते हुए उन्हें नीची नजरों से देखते हैं। इसके अलावा जो आदमी मकान मालिकिन के बगल में खड़ा है वह स्पष्ट रूप से एक अमीर और शक्तिशाली परिवार के व्यक्ति द्वारा भेजा गया है। ऐसे किसी व्यक्ति के समर्थन से मकान मालकिन और भी क्रूर हो गई है। इस समय बंदर जैसे कान वाला आदमी अहंकार से हंसा। अगर तुम समझदार हो तो तुरंत बाहर निकल जाओ। मैं तुम्हें एक बात और बताता हूं, मेरी नजर तुम पर ही है। अगर तुम किराए पर कोई और जगह ढूंढ भी लो तो भी मैं तुम्हें बाहर निकालवा सकता हूं। मुझे लगता है कि कार्लोवेनिया एकेडमी के लिए प्रवेश मूल्यांकन शुरू होने से पहले इन 3 महीनों में तुम्हें सड़कों पर सोने की तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। हाँ हाँ, जो लोग कुलीन वर्ग में पैदा हुए थे उनके लिए श्रेष्ठता की अहंकारी भावना विकसित होना स्वाभाविक ही थी। हालांकि जब वे अपना अहंकार व्यक्त कर रहे थे तब भी वे सिकारा की तरह अदब और वाणी का एक निश्चित भाव बनाए रखते थे। दूसरी ओर उसके सामने खड़ा यह व्यक्ति अहंकार का एक नग्न रूप प्रकट कर रहा था जो उन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त था जो जीवन यापन के लिए उन पर निर्भर रहते थे। वीर बंदर जैसे कान वाले आदमी को ही घूर रहा था। उसकी आंखें हर गुजरते पल के साथ गर्म होती जा रही थीं। तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम मुझे मारने के बारे में सोच रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, मेरा बॉस ब्लू स्काई सिटी की डिफेंस आर्मी के लॉर्ड का दूसरा बेटा है। अगर तुम मुझे ठेस पहुंचाने की हिम्मत करोगे तो मैं बक वीर ने चिल्लाया और एक मुक्का मारा जो सीधे उस आदमी की नाक पर लगा। एक फट की आवाज के साथ वह आदमी नीचे की ओर गिर गया और उसके बाद कई तरह की धमाकेदार आवाजें आईं, जिसके बाद वह आदमी टूटे हुए फर्नीचर और बर्तनों के बीच मलबे के ढेर पर पड़ा रहा। उसके बाल बिखरे गए थे और उसका चेहरा खून से लथपथ हो गया था। एक मुट्ठी जो आयरन ट्री को भी भेदने में सक्षम थी उस आदमी के चेहरे पर सीधे लगी। परिणाम की कल्पना की जा सकती है कि आदमी की नाक निश्चित रूप से अंदर की ओर धंस गई होगी। मकान मालकिन चौंक गई। उसकी आंखें कुछ पलों के लिए तो बाहर निकली गई, फिर अचानक वह दयनीय रूप में चिल्लाई, मदद करो! मार दिया! मदद करो! मकान मालकिन नीचे की ओर भागी, लेकिन उसके मोटे पैर ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे और वह जमीन पर गिर पड़ी। कुछ ही पल में वीर भी नीचे आ गया और बंदर जैसे कान वाले आदमी की ओर बढ़ा। भले ही वह फाइटिंग आर्ट की पहली स्टेज पर था, लेकिन यह किसी भी तरह से बेकार नहीं था।
यह भी सच है कि ब्लू स्काई किंगडम के कई लोग फाइटिंग आर्ट में प्रशिक्षण लेने में असमर्थ थे। दूसरी ओर वीर के पास शुरू से ही एक अच्छी प्रतिभा थी। इसके अलावा वह बहुत मेहनती था। पहली स्टेज पर होने वाले 1000 व्यक्तियों में उसके बराबर ताकत वाला एक भी मिलना मुश्किल है। जहां तक इस आदमी की बात है, वह बस एक मामूली असिस्टेंट था और वीर को उससे निपटने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। वह आदमी कराहता रहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वीर वास्तव में उसे ऐसे पीट देगा। उसने खून से सनी हुई उंगली उठाई और वीर की ओर इशारा किया। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो तुम मरना चाहते हो क्या? मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा, लेकिन मुझे यह जरूर पता है कि तुम आज मेरे हाथों से ही मरोगे। वीर ने उस आदमी के पेट पर एक लात मारी, जिससे वह बुरी तरह चिल्ला उठा। एक बार फिर से वह हवा में उड़ते हुए जमीन पर गिर गया। इसके बाद वीर ने कुछ नहीं कहा। वह अपने कमरे में वापस आया, अपना सामान पैक किया और जाने लगा। चूंकि वीर भी कमरा खाली करके जा रहा था और वह आदमी भी इतनी पिटाई खाने के बाद उस कमरे को किराए पर बिल्कुल भी नहीं लेने वाला था, यह सोचत हुए मालकिन ने डरते हुए कहा, तो तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। वीर ने चलना बंद कर दिया। वह मकान मालकिन की ओर मुड़ा और उसे गुस्से में दिखाते हुए कहा, क्या क्षतिपूर्ति? अब तुम्हें क्षतिपूर्ति भी चाहिए? मकान मालकिन की आवाज इसके गले में ही अटक गई। उसे लगा जैसे उसके सामने खड़े युवक की निगाहें नरक की खाई का दरवाजा है, जिससे वह कांप उठी। बिना कुछ कहे वीर ने घर की एक दीवार पर मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी घर की ईंटों की दीवारों में घुस गई, जिससे पूरा घर कांप उठा और छत से धूल गिरने लगी। मकान मालकिन चीख उठी और बेहोश हो गई। वीर अपना सामान लेकर बेहोश हुई महिला की तरफ देखे बिना घर से बाहर चला गया। वीर अच्छी तरह जानता था कि इस आदमी को पीटने के बाद उस आदमी का बॉस उसे नहीं छोड़ेगा और निश्चित रूप से वीर के लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आएगा। हालांकि वीर को कोई पछतावा नहीं था। एक फाइटिंग वे पर चलने वाले आदमी के रूप में उसे ये सब सहने की आदत थी। अगर आज जो व्यक्ति आया था वह एक फाइटिंग मास्टर होता तो वीर बिना कुछ कहे वहां से निकालना पड़ता। लेकिन अब वीर ने उस युवक की पिटाई लगा दी है तो उसे ये सब सहना ही पड़ेगा। हालांकि जो उसके सामने आया वह एक बेकार असिस्टेंट था, जो केवल अपने बॉस के ऊपर निर्भर था। अगर वीर को इस तरह के व्यक्ति की भी बातें सहनी पड़ी तो फाइटिंग आर्ट सीखने का क्या मतलब रहेगा? ऐसा नहीं करना वीर के दिल में स्थित फाइटिंग वे के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। इस प्रकार वीर ने अपना कमरा छोड़ दिया। थोड़ी देर शहर में घूमने के बाद उसने अपना बैग नीचे रख दिया और अपने रहने की समस्या को हल करने के बारे में सोचने लगा। अब तक तो सिटी के सभी कमरे बुक हो चुके थे। इसके अलावा कीमतें भी उसके लिए बहुत महंगी थीं। हालांकि उसे जंगल में सोने से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन नितिन शायद वहां नहीं रहने देगा और उसे अपने घर पर रहने के लिए कहेगा। अगर वीर ऐसा करता और आर्मी लॉर्ड का दूसरा बेटा अपने आदमियों को वहां भेज देता तो नितिन खुद अपने घर में भी शांति से नहीं रह पाएगा और उसे भी वीर के साथ जंगल में सोना पड़ता। इसके अलावा वीर ने अभी अभी एक खतरनाक मुसीबत को जन्म दे दिया था। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि आर्मी लॉर्ड का दूसरा बेटा कुछ गुंडे नहीं भेजेगा। इन लोगों की नजर में दूसरों को कष्ट पहुंचाना कोई बड़ी बात नहीं थी। वीर नितिन के लिए ऐसी कोई समस्या नहीं लाना चाहता था। अगर ऐसा है तो मैं कहां जा सकता हूं? इसके बारे में सोचने के बाद वीर ने आखिरकार एक जगह के बारे में सोचा, ब्लू स्काई सिटी का सबसे शानदार रेस्टोरेंट ग्रैंड सिटी पैवेलियन।
ग्रैंड सिटी पैवेलियन के सभी क्लाइंट उपभोक्ता उच्चतम श्रेणी के हैं। इसके अलावा उनके पास खुद एक मजबूत परिवार का साथ है। सत्ता के इतने स्ट्रॉन्ग बेस आधार के साथ एक आर्मी लॉर्ड का दूसरा बेटा उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता है। वीर के ग्रैंड सिटी पैवेलियन जाने का एक कारण यह भी था कि वह किराए पर जगह लेने के लिए पैसे खर्च नहीं करना चाहता था। वह काम की तलाश में वहां जा रहा था, लेकिन वहां उसे काम के साथ रहने का स्थान भी मिल जाएगा। वीर के माता पिता एक रेस्टोरेंट चलते हैं। यह पक्का सच ही होगा कि वीर खाना बना सकता है। उसके खाने का स्वाद भी काफी अच्छा था। हालांकि वह इतना घमंडी नहीं था कि वह यह सोचे कि वह ब्लू स्काई सिटी के उच्च सेम्फो रसोइयों से मुकाबला कर सकता है। बेशक उसका टैलेंट खाना पकाने के क्षेत्र में नहीं थी। वीर के पहुंचने तक रात हो चुकी थी, फिर भी ग्रैंड सिटी पैवेलियन में रोशनी बनी हुई थी। यह ब्लू स्काई सिटी में सबसे अच्छा व्यवसाय करने वाला रेस्तरां है। वीर के कपड़े बहुत साधारण थे, जिससे उसे रेस्तरां की इमारत में प्रवेश करते हुए देखने वाले सभी लोग उसे अजीब भाव से देख रहे थे। इस तरह के कपड़े पहनने वाला व्यक्ति आमतौर पर इस ग्रैंड सिटी पैवेलियन में खाना खाने में असमर्थ होता है। इसके अलावा एक और बात यह भी थी कि वीर केवल 15 वर्षीय किशोर है। तो आपको क्या लगता है इस कहानी में आगे क्या होगा? कृपया अगले एपिसोड के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।